हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि कंपैरिजन है बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। बहुत सारे टैक्स पेयर्स का आज एक कॉमन इशू है कि उनको अपनी आईटीआर किस रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करनी चाहिए। आइदर दे आर कंटिन्यू विद द ओल्ड टैक्स रिजीम और दे आर शिफ्टिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। सो ये डिसाइड करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होंगी। उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि आपको अच्छी खासी टैक्स सेविंग करके दे सके। सो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर रहेगा। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और इसे बीच में स्किप ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में स्लैब क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर जो मेरा स्लैब है उसके अंदर हमें 4 रेट मिलते हैं: 0%, 5%, 20% एंड 30%। और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो हमें टैक्स रेट मिलते हैं वो 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। इट मीन्स जो न्यू टैक्स स्कीम है उसके अंदर जो टैक्स का स्कोप है, टैक्स ब्रैकेट है, उसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। सो प्राइमा फेसी अगर मैं बात करूं, जो हमें इन दोनों के कंपैरिजन से देख के पता चल रहा है कि न्यू टैक्स स्कीम में आपका टैक्स की सेविंग ज़्यादा होगी, जो हमें इस टैक्स स्लैब को देख के पता चल रहा है। सबसे पहले हम इस टैक्स स्लैब को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट अप टू 2.50 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स है वो 0% है। अगर मैं 2.5 से 5 लाख की बात करूं, मैंने 2.5 से 5 लाख को 2 बार कंसिडर की है। इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। बहुत सारे टैक्स पेयर्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा तो है बट 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या आपका कोई इस तरीके से स्लैब है कि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तब भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है इन बोथ टैक्स रिजीम। बट हाँ, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर आपको 2.5 से 5 लाख 5% टैक्स लगेगा अंडर बोथ द रिजीम्स। और जो 5 लाख से ऊपर होगा वो आपका यहाँ पर फॉल हो जाएगा। सो 2.5 से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट आपकी इनकम अगर 5 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर बोथ स्लैब्स। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, ओल्ड स्लैब के अंदर जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपकी इनकम थी उसके ऊपर जो टैक्स रेट था वो 20% है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया। 5 से 7.5 को 10% एंड 7.5 to 10 lakhs 15%। देन अगर आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस करती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है। बट न्यू टैक्स स्कीम के अंदर इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया गया। 10 से 12.5 लाख 20%, 12.5 से 15 लाख 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। तो अगर हम देखें, हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर हमारी इनकम अप टू 15 लाख है, 15 लाख तक है, तो आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 2,62,500। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए तक है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो है 1,87,500। फ्रेंड्स, जो मैं ये टैक्स लायबिलिटी लेके चल रहा हूँ इसमें मैं एजुकेशन सेस 4% ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें फ़्लैट रेट ही लिया है। इसमें SHEC सीनियर हायर एजुकेशन सेस मैंने 4% ऐड नहीं किया है। सो फर्स्ट जो इम्प्रेशन हमें जाता है वो ये जा रहा है कि न्यू टैक्स स्कीम में आप टैक्स सेव कर लेंगे। बट
अभी ये डिसीज़न लेना जल्दबाजी होगा, हमें कुछ और चीज़ें भी इसके लिए देखनी पड़ेंगी। जैसे कि एग्जम्पशन एंड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको सभी तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में इस तरीके की कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली है, जो कि इस न्यू टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा लूप होल भी आप बोल सकते हैं या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। जो टैक्स स्लैब, जो टैक्स का दायरा ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया था 5% से 30% के बीच में, जो बहुत सारे टैक्स ब्रैकेट कर दिए थे, उसको देख के तो ये लग रहा था कि हमें टैक्स की अच्छी खासी सेविंग होगी। बट जब हम देखते हैं कि जो आपको फेमस एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलती थी वो यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेस टैक्स पे करना पड़ सकता है। वो हम अपने इलस्ट्रेशन में देखेंगे और वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कंपैरिजन करके, तो आपका फंडा ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि फेमस हमें एग्जम्पशंस क्या मिलती हैं। एग्जम्पशन की अगर हम बात करें तो आपको HRA की एग्जम्पशन मिलती है, लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट की एग्जम्पशन मिलती है, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस है। बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देती है जिससे कि वो हैवी टैक्स सेविंग करते हैं। उसके अलावा जो फेमस डिडक्शंस है आपकी 80C के अंदर 1.5 लाख तक, जिसमें आप PPF में पैसा लगाते हैं, आप LIC खरीदते हैं, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस पे करते हैं, तो उस तरीके की कोई भी डिडक्शन आपको मिलने वाली नहीं है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। फर्दर आप 80D में मेडिक्लेम अपना और अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो 50,000 तक की डिडक्शन वो मिल जाती है आपको। 80 के अंदर अगर आप अपने बच्चों की हाईयर स्टडीज़ के लिए कोई लोन लेते हो तो उसका जो पूरा ब्याज वो आपको माफ़ हो जाता है, मीन्स आपको डिडक्शन मिल जाती है। जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को फेमस स्टैंडर्ड डिडक्शन है, आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 50,000 रुपये मिल जाता है, वो भी आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो इट मीन्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स अगर आपको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट मिलना ही नहीं है तो फिर आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे, ये भी मैं आपको आगे आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। यहाँ पर जो डिडक्शन हमें मिलती है वो सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, वो मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD NPS, जो कि हमें यहाँ पे अलाउड है। इसके अलावा हमें कोई भी डिडक्शन यहाँ मिलने वाली नहीं है। सो हम कुछ इसके न्यू टैक्स स्कीम के अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग है वो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हायर लिक्विडिटी एज मोर मनी इन हैंड, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का बर्डन नहीं है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलना नहीं है। इट मीन्स आप वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा जो आप कहीं और खर्च कर सकते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट टैक्स प्लानिंग। क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं और किसी के कहने पर भी कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनका टैक्स की सेविंग हो सके। तो इस तरीके के आप डिसीज़न नहीं लेंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में होंगे। अब इसकी कुछ नेगेटिव देख लेते हैं। कोई बेनिफिट एग्जम्पशन का और डिडक्शन का हमें नहीं मिलने वाला है, तो अगर हमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी टैक्स लेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्दर नो बर्डन और कंपल्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट विल रिजल्ट इन लेसर रिटायरमेंट कॉर्पस। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि आपको वहाँ फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फोर्सफुली ही सही, बट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी ओल्ड एज के लिए बेनिफिशियल होता है। आपको 15-20 साल के बाद अच्छा खासा अमाउंट आपको वो दे देता है। बट न्यू टैक्स स्लैब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जो ओल्ड एज में एक इकट्ठा पैसा मिल सकता है वो आपको कहीं ना कहीं एक नुकसान हो सकता है। एक मैं छोटा सा नोट देख लेता हूँ जहाँ मैंने आपको बताया है, अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है और अगर आप एक बार न्यू टैक्स स्कीम में एंटर हो जाते हैं तो आपको वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उससे बाहर आने का रास्ता नहीं है। बट अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा किसी और सोर्स से है, चाहे वो सैलरी हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, अदर सोर्सेज हो, तो इसमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि हम इसको ईयर टू ईयर बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं। सपोज़ फाइनेंशियल ईयर
2020-21 में आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल करी, बट 21-22 में आपको लगता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ये आप हर साल जब ITR फाइल करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहेंगे या न्यू टैक्स रिजीम में रहेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ईयर टू ईयर बेसिस पे इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप की इनकम अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन है। चलिए, मैं आपका ये जो कंसेप्ट है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि आपको न्यू टैक्स में ये वाले रेट्स लगेंगे और आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जम्पशन और डिडक्शन का, वो हम एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। चलिए, मैंने अपना एक्सेल का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। यहाँ मैंने मिस्टर एक्स को पकड़ लिया है। हम मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स की जो ग्रॉस टोटल इनकम है 7 लाख रुपए है, और मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में इनकी कैलकुलेशन कर दी है टैक्स की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मिस्टर एक्स की जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए है, तो दोनों जगह आप देखेंगे 7 लाख रुपए आ गया है। और मिस्टर एक्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, और उनका अपना मकान है, वो रेंट भी कुछ पे नहीं कर रहे हैं, तो उनको रेंट की एग्जम्पशन भी नहीं मिल रही है। सो और वो इन्वेस्टमेंट करने में भी ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उनको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसलिए उनकी डिडक्शन यहाँ ज़ीरो है और उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो भी 7 लाख है। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में उन्होंने सिर्फ एक ही डिडक्शन मिल रही है 50,000 की, बाकी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तो उनकी यहाँ पे जो इनकम आई है वो आई है 6.5 लाख रुपए। तो उनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आती है विदाउट सेस वो ये आती है, अगर उसमें 4% सेस जोड़ दूंगा तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आती है 44,200 और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आती है 33,800। तो इस केस में उनको जो बेनिफिट होता है वो होता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अब सपोज़ करो मिस्टर एक्स कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते, और वो इस उनका नेचर इस तरीके का है कि वो इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, तो सपोज़ वो 80C के अंदर 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लेते और कुछ पैसा वो मेडिक्लेम में इन्वेस्ट कर देते अपने बच्चों की और अपने सेहत को सिक्योर करने के लिए। तो आप देखेंगे आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स निकल के आया है वो 28,600 हो गया और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 33,800। इट मीन्स जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और जैसे ही आप एग्जम्पशन करना शुरू करते हैं, एग्जम्पशन का बेनिफिट लेने शुरू करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। सपोज़ मिस्टर एक्स है, इनकी जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है। अब जब 10 लाख रुपए की इनकम है और मिस्टर एक्स कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सपोज़ यहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या मेडिक्लेम छोटा ले लेते हैं 25,000 रुपये का, और मैं कहता हूँ 80C के अंदर वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं 50,000 की, तो आप इस केस में भी देखेंगे उनको जो टोटल डिडक्शन का बेनिफिट मिला वो मिला 1,25,000 का। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में वो सारा का सारा हमने क्लेम कर लिया, बट न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट हमें मिलता नहीं है, तो वहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट एग्जम्पशन और डिडक्शन का नहीं मिला। तो यहाँ इनकम इनकी हो गई 10 लाख रुपए, यहाँ हो गई 8,75,000 रुपये। तो इस केस में भी जो आपको बेनिफिट मिला वो न्यू टैक्स रिजीम में मिला। बट अगर मिस्टर एक्स 10 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं और अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, सपोज़ 80C में वो पूरी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट क्लेम कर लेते हैं, 25,000 वो ऑलरेडी ले ही रहे हैं, और मिस्टर एक्स के पास एक रेंटल हाउस भी है और उसके लिए वो सपोज़ 8,000 रुपये रेंट भी महीने का पे कर रहे हैं, तो मैं 96,000 उनका रेंट पकड़ लेता हूँ। तो इस केस में आप देखेंगे जैसे ही उन्होंने अपनी एग्जम्पशन और डिडक्शन को बढ़ाया और ये सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन उनकी हो जाती हैं 3,21,000 रुपये, और उनकी टैक्सेबल इनकम हो जाती है 6,79,000 रुपीज़। यहाँ आप देखेंगे कि जो डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट हमें मिलता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ इनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 10 लाख रुपये। तो उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है ओल्ड टैक्स रिजीम में आ गई है 48,300 और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये। तो इट मीन्स उनके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा? ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अगर मैं टोटल इस कैलकुलेशन का कंक्लूजन निकालूं तो हम कह सकते हैं, अगर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको आपका एम्प्लॉयर एग्जम्पशन भी अच्छी खासी देता है, जिसमें आपका टैक्स स्लैब इस तरीके का है कि आपको एग्जम्पशन के बेनिफिट मिलते हैं, तो डेफिनेटली आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही चलना चाहिए।
बट अगर आपका एम्प्लॉयर ऐसा है कि जिसमें आपको ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट, आपको ज़्यादा एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि इनकम टैक्स के दायरे में, जिसका बेनिफिट आप टैक्स में ले सकें, मतलब 80C 80D इन सेक्शन में इन्वेस्टमेंट ना करके आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा, सो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट होने वाला है अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और आपके पास ज़्यादा एग्जम्पशन का स्कोप नहीं है। तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। सपोज़ मिस्टर एक्स थे, उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में तो अच्छा खासा इन्वेस्ट किया क्योंकि वो बिलीव करते थे इन्वेस्ट करने में और उनकी एग्जम्पशन भी अच्छी खासी थी। बट नेक्स्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस निकल के आ गए, तो जिसकी वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा बचा ही नहीं और वो पैसा उनका अलग एरियाज़ में खर्च हो गया। तो उस केस में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा बचा नहीं, एग्जम्पशन उनके पास ऑलरेडी कम थी। तो इस केस में डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर उनको ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर जाना चाहिए और डेफिनेटली उनको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।